ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के शेयर किए गए टूलकिट के पीछे साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि टूलकिट को सोशल मीडिया पर साझा करने में दिशा रवि की भूमिका रही। दिशा रवि पर ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट को एडिट करने और फॉरवर्ड करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की टीम ने दिशा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाकर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने अदालत को बताया कि 2 और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जाने हैं। कोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपी एक साजिश के तहत खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। दिशा रवि बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट हैं। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की को फाउंडर भी हैं। ग्रेटा थनबर्ग और कई दूसरे लोगों ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक टूल किट ट्विटर पर साझा की थी, जिसमें अलग अलग तारीख और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने की योजना बताई गई थी। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने गूगल और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों से टूल किट शेयर किए जाने वालों की जानकारी मांगी थी और उसी आधार पर दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। अदालत में हालांकि दिशा रवि ने सफाई दी। वो कहा कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। जो कुछ भी किया वो किसानों के सपोर्ट में था, क्योंकि किसानों के आंदोलन से दिशा प्रभावित थी। दिशा ने कहा कि वो हमें खाना पानी देते हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में शांतनु और निकिता को और भी गिरफ्तार किया जाना है। मतलब दिशा रवि के अलावा 2 और गिरफ्तारी अभी इस मामले में दिल्ली पुलिस करेगी। उधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। हालांकि किसानों की तादाद पहले से कम दिखाई दे रही है, लेकिन आंदोलन जारी है। देखिए संवाददाता सुमित दुबे की ये रिपोर्ट। के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हुए किसानों को 80 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। आज 82वें दिन भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। न सरकार की तरफ से कोई पहल हुई, न ही किसानों की तरफ से पीछे हटने के कोई संकेत दिए गए। किसान नेता यहाँ सिंघू बॉर्डर पर और टिगरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों की पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी एक पंचायत करनाल में भी की गई, जहां से दावा किया गया कि और ज्यादा किसान अब इन धरनों की जो जगह बनी हुई है सिंघू बॉर्डर या टिगरी बॉर्डर, वहां पर ज्वाइन करेंगे। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो हालात हैं, ये जो बैरिकेड्स लगाया हुआ है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से किसान अगर कोशिश करें दिल्ली में घुसने की तो उनको घुसने ना दिया जाए। ये सारे इंतजाम जो पहले नहीं थे, वो 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद से सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो दिशा रवि की गिरफ्तारी जो हुई है, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, उनकी जो गिरफ्तारी की है दिल्ली पुलिस ने, उसको भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कंडेम किया गया है और उनकी जल्द से जल्द रिहाई की मांग की गई है। कानून और किसानों को लेकर पश्चिमी यूपी में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी किसानों के जरिए पश्चिमी यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए पश्चिमी यूपी के किसानों से इस मुद्दे पर बातचीत की है संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले मैं इधर दिखाऊं, आप देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां से लंगर की व्यवस्था अलग से अब यहाँ पर की जा रही है। पंजाब के जो लंगर थे वो बीते दिनों हमने देखा था कि यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर से जो व्यवस्था दुरुस्त होनी शुरू हुई, तो आप देख सकते हैं कि जो खाना है उसकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि किसानों की जो संख्या है वो उस लिहाज से अब फिर से यहाँ बढ़ने लगी। आप देखिए तस्वीरों में आपको काफी ज्यादा किसान अब नजर आएंगे और ट्रैक्टर जो हैं उनकी संख्या भी अब लगातार फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि एक तरफ जो राकेश टिकैत हैं किसानों के नेता, वो लगातार अलग अलग जगहों पर महापंचायतें कर रहे हैं। आज भी वो एक महापंचायत में गए हुए हैं और साथ ही साथ ये बताएं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार देश भर से जो किसान नेता हैं वो चाहते हैं कि राकेश टिकैत जो हैं वो उनके जिलों, उनके राज्यों में पहुंचे और वहां पर वो महापंचायतें करें। और उधर असम में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवसागर जिले में रैली के दौरान राहुल ने नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि बीजेपी अपने फायदे के लिए असम का इस्तेमाल कर रही है।
हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। हाथ जोड़ के ये मांगा था उन्होंने नरेंद्र मोदी से, इससे ज्यादा नहीं, बस का टिकट दे दो। अच्छा ठीक है, बस का नहीं देना तो रेलवे टिकट तो दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? हम दो हमारे दो और किसी को कुछ नहीं। हम दो हमारे दो में तो सुंदर पोस्टर बना रखा है, हम दो हमारे दो। बाकी सब मर लो। हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं और असम के लिए मैं उसका थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं। हम दो हमारे दो और हमारे दो जो असम को चला रहे हैं। हम दो हमारे दो और असम से सब कुछ हुए। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में, किसानों के बारे में बोले कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। तो सिस्टम बहुत सरल है। असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो और जो असम का है ले लो, जो आपका है। वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी, तो जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण नोटबंदी, आपके जेब से 500 और 1000 रुपए का नोट निकाला और जो छोटे छोटे बिजनेस थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो बंद हुए। किसानों के घर में से पैसा निकला, मजदूरों के जेब में से पैसा निकला। हो जाएगा। नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुके, उसके बाद GST, फिर वही बात जो नोटबंदी के पीछे सोच थी, कमजोर लोगों को मारो, गरीबों को मारो, उनसे पैसा छीनो, वो GST में किया। ये सब आरोप तो राहुल गांधी ने लगाए ही, लेकिन चीन के साथ समझौते को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पूछा है कि चीन के साथ डिसएंगेजमेंट किस कीमत पर हुआ है और आरोप लगाया कि चीन अपनी चौकी पर पीछे हटा है, लेकिन भारत अपनी पहले की स्थिति से भी पीछे आ गया है। के शहीदों को, क्योंकि आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और एक कमजोर सरकार एक बहादुर सेना को के धैर्य को और उनके पराक्रम को कभी कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। भारत की टेरिटरी चीन को सरेंडर किया है,
और इससे बड़ा देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। और उन्होंने 8 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न उन्होंने जो उठाया कि मोदी सरकार ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों की है। आज भारतीय सेना को 118 अर्जुन टैंक मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को अर्जुन MK-1A की चाबी सौंपी। डीआरडीओ के बनाए गए इस अत्याधुनिक टैंक का डिजाइन देश में ही तैयार और विकसित किया गया है। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे कि भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। 2 defense corridors is in Tamil Nadu. The corridor has already received investment commitment over rupees 8,100 crore. Today, I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर तपोवन टनल में सुरंग में अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश लगातार चल रही है। हालांकि 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बचाव दल अभी भी अंदर फंसे लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। आज रेस्क्यू टीम ने सुरंग से 2 और शव बरामद किए। कुछ देर बाद ही रेस्क्यू टीम को एक और शव मिला। कुल मिलाकर 5 शव टनल के अंदर से निकाले गए और अलग जगहों से 7 शव, आज कुल मिलाकर 12 शव अब राहत टीम को मिले हैं। बचाव दल सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश में तो लगे हुए हैं। रात दिन यह अभियान चल रहा है। बताया यह जा रहा है कि सुरंग के अंदर एक मोड़ है जिसे टी पॉइंट कहा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि सभी लोग वहां फंसे हो सकते हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए अभी काफी मलबा हटाना है। मुश्किल ये कि बचाव दल जितना मलबा हटा रहा है उतना ही पीछे की तरफ आ रहा है। है कि रैनी गांव में कुल 7 डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं, जिसमें 5 डेड बॉडीज वहां आज बरामद हुई थी। और जो टनल वाला एरिया है, यहां आज सुबह से लेकर अभी तक 5 डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चालू है और रेस्क्यूअर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार अंदर जाकर इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। एक रेस्क्यूअर्स है, उसका जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो हमेशा दिक्कतों भरा होता है, और रेस्क्यूअर्स उसी तरह से उसके लिए ट्रेन होते हैं। मेंटली फिजिकली टफनेस वो उनको उस ट्रेनिंग में दी जाती है, तो उसका किस तरह से मुकाबला करना उन परिस्थितियों का, ये इसके लिए एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स पूरी तरह से ट्रेन है। आगे बढ़ते हुए बात वैलेंटाइंस डे की, जिस मौके पर दिल की बात आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले विनोद पटेल ने पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे दी। 2017 में ही पता चल गया था कि रीता की किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई डोनर नहीं मिला। दर्द से छटपटाती पत्नी का दर्द पति विनोद से देखा नहीं गया, लिहाजा वैलेंटाइंस डे के मौके पर उन्होंने पत्नी रीता को किडनी के तौर पर उन्हें प्यार का तोहफा दिया, ये फैसला किया। दोनों की शादी को 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार के लिए अभी भी वही फीलिंग्स बनी हुई हैं, जो इस वैलेंटाइंस डे पर भी देखने को मिली। जो गिफ्ट दिया 23 साल में, उससे तो ये उनके लिए अभी बहुत यूज़फुल है, इसीलिए किडनी देने का ये 23 साल के बाद अभी उनको ज़रूरत है, बहुत यूज़फुल है इसके लिए, इसीलिए उसको किडनी देने का निर्णय किया है। मैं तो आशा ही छोड़ चुकी थी कि मेरे जी पाऊँ, मेरे जीने का ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैं जी पाऊंगी, पर हस्बैंड ने बोला कि मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी किडनी 2 है, तो मैं
एक तेरे को दे के अब हम दोनों जीवन साथी अपना प्रसार कर सकते हैं जीवन अच्छे से। आगे बढ़ते हुए खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। जीत से पहले ही कप्तान कोहली ने इशारा कर दिया है कि समझो इंडिया जीत गया, लेकिन उसमें बड़ा योगदान भारतीय गेंदबाजों का है, जिन्होंने पहली पारी में ही दिखा दिया कि इस बार जीत के लिए टीम इंडिया पूरी जी जान लगा देगी। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या है जीत का समीकरण। इसको भी इन्वॉल्व रख रहे हैं। चेन्नई में गेंद घूमी, क्या बात है भाई, रविवार को रवि एक बार और चमका। टीम इंडिया जस्ट में झूमी, पेविलियन की तरफ किया है चलता, और नवी बार टेस्ट क्रिकेट में कप्तान की सीटी समझा देगी कि टीम इंडिया का माहौल क्या है। कोहली की खुशी बता रही होगी कि दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया किस पोजीशन पर पहुंच रही है। जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था, उसी ने कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और पहला टेस्ट विकेट भी। बाकी जो बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा होने की कोशिश करता रहा, वो स्पिनर्स के जाल में फंसता रहा। क्या बात है भाई, रविवार को रवि एक बार और चमका। नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 134 रनों पर सिमट कर रह गई। अश्विन ने 5 विकेट अपने नाम किए, तो ईशांत शर्मा को 2 और अक्षर पटेल को 2 विकेट हासिल हुए। सिराज को भी 1 विकेट मिला। घूमती गेंदों के सामने अंग्रेजों की पूरी टीम चकराती नजर आई। कैच भी पकड़ा है अजिंक्य, क्या कहना आपका? कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। रही सही कसर तेज गेंदबाजों ने पूरी कर दी। ईशांत ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वो कमाल की थी। रोरी बर्न्स, इसलिए सिर्फ 10 ओवर की गेंदबाजी में ईशांत और सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए, जो स्पिनर्स के मुकाबले बहुत कम थे। फिर भी उन्होंने अपना काम कर दिया। योग्य बात। पहली पारी में तो गेंदबाजों ने अपना काम पूरा किया है, और उम्मीद भी यही है कि दूसरी पारी में जब मौका मिलेगा तो एक बार फिर अंग्रेजों का यही हाल होगा जो टेस्ट मैच के दूसरे दिन हुआ है। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। 5वीं सफलता। टीम इंडिया अगर इसी तरीके से कल भी प्रदर्शन करती है तो फिर जीत पक्की समझिए। आंख कान खोल के भी अभी के लिए बस इतना ही। छोटा